हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना स्टडी पे। मैं विनय कुमार और आज के इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं जैक बोर्ड मॉडल पेपर के बारे में, जो कि क्लास 10 का होने वाला है। जैसे कि स्क्रीन पे देख पा रही होगी, ये क्लास 10वीं की होने वाली है, सब्जेक्ट साइंस होने वाला है और इसमें 80 नंबर का मार्क्स पूछा जाएगा और इसमें 3 घंटे का समय दिया जाएगा आपके फाइनल एग्जाम में। उसी का पैटर्न बता रहा हूँ। मॉडल पेपर आ चुका है, पहले वीडियो में मैंने इसके पहले वाली जो वीडियो है उसमें बताया कि मॉडल पेपर जारी हो चुका है और कहाँ से इसे डाउनलोड करेंगे और कैसे इसका यूज़ करेंगे अपने एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, मैंने ये बताया था। मगर आज के इस वीडियो में हम इन सभी को डिटेल बाय डिटेल सोल्यूशन करने वाला है। एक क्वेश्चंस को भी मैं स्किप नहीं करने वाला, सभी क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करेंगे जैसे कि लगेगा कि हाँ यार, मैंने पिछले कुछ वीडियो में यानी कई दिनों से मैं पढ़ने का यही सफल है कि मैं सारे क्वेश्चंस को कर पा रहा हूँ, ऐसा आपको फील होगा। मगर उससे पहले हमारे चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जितना हो सके सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत सारे मेहनत लगते हैं एंड सभी दोस्तों का फायदा होना चाहिए। ठीक है, तो सभी के साथ शेयर कर दीजिएगा। अपने जितने भी ग्रुप के दोस्त हैं, यानी ग्रुप में हैं या फिर कहीं हैं, ट्यूशन में पढ़ते हैं या फिर कहीं पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, सभी के साथ इसको शेयर कर देना है, क्योंकि मॉडल पेपर का आंसर आपको इसी चैनल पे हर एक वीडियो, जैसे कि अभी साइंस का है, एसएसटी, मैथ, इंग्लिश, हिंदी सभी सब्जेक्ट का देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले एग्जाम पैटर्न को समझ लेते हैं। शायद आपको एग्जाम पैटर्न पता होगा, जिसमें से 30 गो आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव होगा, ओबीजे यानी ऑब्जेक्टिव होगा। बाकी बात जो भी क्वेश्चंस है, देखो ऑब्जेक्टिव पूरे 52 प्रश्न है, टोटल 52 प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, उसमें से 2 नंबर का होगा कुछ सवाल, कुछ 3 नंबर का होगा, कुछ 5 नंबर का होगा। ये 3 पोर्शन होगा और कुछ एक नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया सर? हाँ आ गया सर। देखिए आगे बढ़िए, 30 को तो ऑब्जेक्टिव यहाँ लिख दिया है, देखिए। ठीक है सर। अब यहाँ से देखो तुम 31 से 38 यानी 8 प्रश्न जो है आपका 2 नंबर वाला है। ठीक है, 8 गो है, सो 2 नंबर वाला है, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ जाओ तुम, देखो यहाँ पे 39 से 46 तक 3 नंबर का है। कितना हो गया? 39 से 46, 46 होगा तो 6 7 गो, 7 प्रश्न हुआ है ना, 6 और 1 7 प्रश्न 3 मार्क्स का है ना। और देख लो तुम 47 से 52 जो बचा वो 5 अंक का निर्धारित है। ठीक है, ये रहा पैटर्न, जैसा कि मैं अभी वीडियो में आगे भी दिखा दूंगा कब कौन सा है। यहाँ पे 30 ऑब्जेक्टिव है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन देख लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए शुरू से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दांता का इनमोल जो है, दांता का इनमल किससे बना होता है, बता दो। किससे बना होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, कैल्शियम ऑक्साइड का, कैल्शियम कार्बोनेट का, या कैल्शियम पेंटाटाइड का। बता दो क्या होगा ऑप्शन में, जल्दी बताओ। जी हाँ, कैल्शियम हाइड्रोक्सो पेंटाटाइड यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 विलियन है, क्या है? 1 विलियन है जो कचले हुए अंडे को छिलके के साथ अभिक्रिया करके एक गैस बनाता है, जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस विलयन में शामिल होता है, क्या होता है ये बताना है। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा था अपने लॉन्ग वीडियोस के अंदर, तो उसमें क्या शामिल होता है ये मैंने उसमें बताया था। तो उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड शामिल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सेकेंड, यानी कि HCl शामिल होता है। ठीक है, क्या होता है? HCl। ठीक है, याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे भी जा सकते हैं। तो ये नहीं सोचना कि ये मॉडल पेपर है इसी तरह का आएगा, ये भी क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में, इसलिए आपको सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझ के और अच्छे से याद भी कर लेना है। ठीक है, जैसे कि तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि एक तत्व ऑक्सीजन के साथ
एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है और यह यौगिक जल में भी घुलनशील है। तो यह तत्व कौन सा होगा? कैल्शियम होगा, सिलिकॉन होगा, कार्बन होगा, लोहा होगा। जी हाँ, कैल्शियम इसका सही हो जाएगा, क्योंकि अगर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है और उच्च गलनांक वाला यौगिक बना रहा है तो वो कैल्शियम होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर, मानव पुरुषों में यौन की आयु क्या होती है? यौन की आयु कितनी होती है मानव पुरुषों में? बता दूं? जी, 12 साल से लेके 14 साल तक ही यौन की आयु होती है। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, याद करते जाइएगा सभी क्वेश्चंस को, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। मॉडल पेपर का क्वेश्चन हर बार एक ना एक दो आ ही जाते हैं, इस बार भी आएंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन तुम देख लो, जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को कॉपर सल्फाइड के नीले घोल में गुजारा जाता है तो अवक्षेप का रंग क्या होगा या फिर क्या होता है? बता दो। अगर हाइड्रोजन सल्फाइड जो है उस गैस को हम कॉपर के अंदर मिला दें, नीला घोल से गुजारा जाता है, नीचे एक नीला घोल है उससे हम अगर गुजार दें तो क्या होगा? बता दो। काला रंग हो जाएगा या फिर नीला, लाल या फिर चौथा ऑप्शन पीला? बताओ 5वां नंबर का क्या होगा? जी हाँ, इसका काला रंग हो जाएगा, क्योंकि कॉपर के साथ अगर हाइड्रोजन सल्फाइड को करते हैं तो काला रंग देता है। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। जिससे देख 6ठा नंबर क्वेश्चन तुम्हें देख रहे होगा स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? यानी कि यहाँ बोल रहा है कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं एंड इन 4 ऑप्शनों में से कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है? रासायनिक होना चाहिए, बाकी बात तो क्या रहना, भौतिक नहीं है तो रासायनिक होगा। तो रासायनिक इन 4 ऑप्शन में से कोई नहीं, कौन होगा बताओ? देख लो तुम, जल्दी बताओ। इंग्लिश का भी देखोगे? देख लो, देख लिया? देखो हम पढ़ देते ऑप्शन। असितु जल के उबलना, ये तो भौतिक है। चीनी का कार्बोनाइजेशन, हाँ ये वाला होगा आंसर इसका, सेकंड इसका होगा, क्योंकि यही इसका करेक्ट होगा। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन देख लो तुम, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इम्पोर्टेंट हर साल से है मगर एग्जाम में कभी भी आ सकता है। देख लो तुम, फूल का मादा प्रजनन भाग होता है, फूल का मादा प्रजनन भाग होता है। बायो का चैप्टर्स है जिसमें फूल वगैरह बताया गया है, उसी का चैप्टर का है। ठीक है, तो इसमें परागकोश तो हो नहीं सकता, डी ऑप्शन कट हो गया। वर्तिका परागकोश नहीं होगा, इसमें होगा सेल अंडाशय, यहाँ पर सेल ही नहीं होगा, तो ये वाला ऑप्शन फर्स्ट इसका सही होगा। ठीक है, तो मैं डिनिमिनेट करना सीखो क्वेश्चंस को, कौन सा ऑप्शन नहीं होगा उससे डिनिमिनेट करते जाओ, लास्ट में तुम्हें आंसर प्राप्त हो जाएगा कि इसका आंसर ये होगा। ठीक है, इसी तरह तुम नेक्स्ट चल जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा है कि मानव नेत्र की फोकस दूरी का परिवर्तन किसके बराबर या किसके कारण होता है? सिल्योरी पेशिये के कारण से, कॉर्निया के कारण से, पुतली के कारण से या फिर आइरिस के कारण से? बताओ। तो इसका सिलेरी पेशिया हो जाएगा। मानव का अगर फोकस दूरी परिवर्तन हो रहा है तो किसके कारण से? वो पेशियां के कारण हो रही है, तो पहला ऑप्शन इसका सही होगा। सारा क्वेश्चंस को हमने पिछले ऑब्जेक्टिव वाली वीडियोस में पूरी कवर किया है, तो अगर नहीं देखे हो तो जाके एक बार जरूर देखना, उसका प्लेलिस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पे बना है, क्योंकि वहाँ पे हमने सभी तरह के क्वेश्चंस यानी जितने भी आने की संभावना है वो सारा कवर कर लिया है। तो उसी पैटर्न पे यानी वही पैटर्न हो रहा है, तो वो वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर देखना तुम, MCQ है। ठीक है, 9वां नंबर का देख लो, आकाश का नीला रंग किसके कारण से होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण से, प्रकाश के फैलाव के कारण से, या फिर प्रकाश के विवर्तन के कारण से, या फिर प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से? बताओ क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बता दो 9वां नंबर का। जी हाँ,
ऑप्शन इसका डी इसका सही होगा। प्रकाश के परिकिरणन के कारण से प्रकाश का रंग नीला होता है आकाश का। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। देखो तुम क्वेश्चंस को सॉल्व करना। लेंस की शक्ति अगर -4 × D है तो लेंस की प्रकृति क्या है, प्रकृति कैसा होगा? अगर माइनस में जा रहा है तो कैसा होगा? उत्तल होगा, समतल होगा, प्लेनो उत्तल होगा या फिर अवतल होगा? बताओ क्या होगा? 10वां नंबर। जी हाँ, अगर वो प्लस में जाता तो उत्तल होता और अगर माइनस में जा रहा है तो अवतल होगा। फोर्थ ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। लॉजिक से क्वेश्चन करने की कोशिश करो। ठीक है, इसी तरह देखो तुम 11 नंबर क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या लिखा है कि लिखा है मटर में एक शुद्ध पौधे अगर टीटी है को एक शुद्ध छोटे पौधे को छोटे टीटी के साथ संकरित किया जाता है, यानी कि बड़ा टी और छोटा टी के साथ संकरित किया जाता है। F2 पीढ़ी जो है शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध छोटे पौधे का अनुपात बताना है। ठीक है, कितना कितना होगा? ठीक है, तो अगर तुम इसको सॉल्व करना चाहते हो तो मैं बता देता हूँ कैसे सॉल्व होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा जगह बनाता हूँ क्योंकि जगह मिलता नहीं, बनाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे टी यहाँ पे हम लोग एक चेकर बोर्ड बनाएंगे, ये कोई नहीं बताएगा। चेकर बोर्ड बनाएंगे और टी के साथ छोटा टी और छोटा टी के साथ करेंगे। इसमें बड़ा टी छोटा टी इसमें भी आएगा। देखो यहाँ से इसको करेंगे और इसको करेंगे, मतलब बड़ा टी छोटा टी बड़ा टी ना, मतलब बड़ा टी है छोटा टी बड़ा टी छोटा टी, यानी कि सब भी में एक ही तरह आ रहा है। ठीक है, 11 नंबर का तुम्हें आंसर देखना ध्यान से। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? 1:1 होगा क्योंकि सभी में बराबर की तरह आ रहा है। थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर का एक उस वस्तु है जिसका अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, यानी कि अवतल दर्पण है और वो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। ठीक है, कितने दूरी पर रखा गया है? 20 सेंटीमीटर दूरी पे। तो तुम क्या कहना चाहते हो, इसका आंसर क्या होगा? बताओ, जल्दी बताओ। अवतल दर्पण कैसा होता है? तुमने ध्यान से देखा? ये वाला होता है ना, यही होता है ना। 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है, फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर पर है, तो आवर्धन क्या होगा? आवर्धन का एक सूत्र होता है जिसके जरिए से तुम ये निकाल सकते हो। तो आवर्धन का सूत्र तुमने याद नहीं किया तो याद कर लेना और ये सब मान को जब पुट करोगे वहां पे तो आपका आंसर क्या प्राप्त होगा इसमें पता है? जी हाँ, ये प्राप्त होगा सेकेंड ऑप्शन, यानी -5.0 प्राप्त होगा। ठीक है, ट्राई करना तुम। आगे बढ़ते हैं। हाँ, 13 नंबर, एक खाद्य जल के लिए निम्नलिखित में से कौन सत्य है, यानी कि खाद्य जल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है इन 4 ऑप्शनों में से? पहला ऑप्शन देख लेते हैं, प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा कम हो जाती है, ऊर्जा विभिन्न स्तरों से होकर उत्तीर्ण गति करती है, या फिर ये दोनों होगा या इनमें से कोई नहीं होगा? जल्दी बताओ 13 का। जी हाँ, इसमें दोनों का प्रत्येक ऊर्जा कम कर लेती है और उत्तीर्ण गति करती है, यानी कि थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तुम ध्यान से सभी क्वेश्चन को पढ़ना और याद करना। ठीक है, जैसे लिखा है, यदि किसी विशेष छोर से देखने पर, यानी कि नलिका से घिर धारा की दिशा जो होता है वर्तित होती है, तो नलिका का यह सिरा क्या होगा? बता दो। यदि अगर किसी विशेष छोर से देखने पर नलिका में धारा की दिशा वर्तमान के लिए पनिका का सिरा क्या होगा? ठीक है, क्या होगा ऑप्शन? मैंने क्वेश्चन को 2 बार पढ़ा, इससे मतलब आपको ये समझ में आता है ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है ना। तो देख लो तुम, इसका ऑप्शन बी उत्तरी ध्रुव होगा, पश्चिमी ध्रुव होगा, दक्षिणी ध्रुव होगा, पूर्वी ध्रुव होगा। देखो तुम ध्यान से क्वेश्चन को भी पढ़ो तुम, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। समझ में आ गया? तुम जो गैस कर रहे हो वही आंसर होगा, उत्तरी ध्रुव पहला होगा। तुमने सही बताया। ठीक है, देख लो तुम 15 नंबर क्वेश्चंस को। हमारे पास टाइम बहुत कम है और बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक संकट का विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता? ये बताओ 15 नंबर क्या होगा? जल्दी बताओ 15 का क्या होगा? हाँ बताओ।
जी हाँ, ऑप्शन सेकंड होगा 12/r हो जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन तुमको यही देखने को मिलेगा, जैसे लिखा है जलीय द्रव जो है एक्वेटिक हॉरर में लेंस के बीच का काला उद्घटन क्या कहलाता है, ये बता दो। दृष्टिपटल, परिक्तलिका या कॉर्निया या पुतलिका, क्या होगा जल्दी बताओ। 16 नंबर का हाँ पुतलिका होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ठीक है, सही होगा। आगे बढ़ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा गैस वायु जो है वसा यानी गैस वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थ को लैब समय तक संग्रहित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। किसका उपयोग करते हैं हम ज़्यादातर बचाने के लिए। आपने ये जरूर सुना होगा, कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा, जब आप एक कुरकुरी लेने जाते हो या कुरकुरी के पैकेट्स लेने जाते हो तो तुम्हें 5 रुपए में वो कुरकुरी के पैकेट्स दे देता है। ठीक है, और जब उसको तुम खोलते हो खाने के लिए तो एक छोटा सा गैस लीक होता है। वो कौन सा गैस होता है, वो उस गैस को इसीलिए डाला जाता है क्योंकि कुरकुरे खराब ना हो, 6 महीने 8 महीने 10 महीने तक वो कुरकुरे खराब ना हो। जिसका जिसका जितना वैलिडिटी होता है, जैसे कि किसी का 6 मंथ होता है तो किसी का 3 मंथ होता है, किसी का 8 मंथ होता है तो किसी का 12 मंथ होता है, इसे वैलिडिटी होता है। ठीक है, तो इसमें हम नाइट्रोजन को डालते हैं, तो 17 नंबर का आंसर इसका सी यानी कि नाइट्रोजन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है, तो देख लो तुम। 18 नंबर क्वेश्चन, एक विद्युत जो है जनरेटर परिवर्तन करता है, बता दो कौन सा ऑप्शन होगा। पहला ऑप्शन लिखा है विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में बदलेगा, आंतरिक ऊर्जा को ऊर्जा में बदलेगा, आंतरिक ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में, और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। और चौथा ऑप्शन देख लेते हैं क्या कहता है हमें, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। बताओ क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बता दो। 18 नंबर का, अगर जनरेटर की बात हो तो आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तुमने ध्यान दिया होगा, अगर पढ़ा होगा ये चैप्टर को तो आप तुम जानते होगे कि जनरेटर क्या करता है कि अंदर की ऊर्जा को एक विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, जिससे हमारे घर में लाइट बढ़ जाती है अगर जनरेटर चालू करते हो तो। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देख लो तुम। ठीक है, 19 नंबर देख लो तुम, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है। ओके ओके सॉरी, 19 नंबर क्वेश्चन देख लो तुम। ये रहा, सामान्य दृष्टि वाले एक युवा है, ठीक है, वयस्क की दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो ये तो सबको पता है कि 25 सेंटीमीटर होती है, जो कि मीटर में ना लगाना है, जो कि सेकेंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 19 का सेकेंड। ठीक है, मीटर में नहीं लगाना। हमने भी एक चकमा खा गया, 25 देखा तो मैंने टिक मार दिया, मगर मीटर में था, उसको मीटर में ना सेंटीमीटर में लगाना था। ठीक है, आगे बढ़ो तुम। हाँ, मानव आँख की किस वस्तु की प्रतिबिंब अपने डैश में बनती है, कहाँ बनती है। अगर आँख में अगर किसी वस्तु को हम देख रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये तो सभी को पता है, रेटिना में बनेगा। ऑप्शन इसका फर्स्ट हो जाएगा। हम ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन में टाइम ना लगाते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक का उदाहरण है, बता दो। इनमें 4 ऑप्शन में से कौन है जो एक उत्पादक का उदाहरण है। हम टाइम ना वेस्ट करते हुए जल्दी से सॉल्व करते हैं, जल्दी बता दो क्या होगा आंसर। जी हाँ, उत्पादक घास हो जाएगा। सूर्य नहीं हो सकता, गाय नहीं हो सकता, और भी ऑप्शन फोर्थ भी नहीं हो सकता, जीवाणु। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। पौधे में परिपक्व पत्तियों के फूलों का गिरना क्या कहलाता है, या क्या कारण है, बता दो। ऑक्सीन, साइडोक्सिन, एब्सिसिक एसिड, या एसिड या अम्ल जो कहते हो, जैबरैलिक। तो बताओ क्या होगा, ऑप्शन 22 बता दो। जी हाँ, इसका एब्सिसिक एसिड यानी थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगर तुम्हें 1 नंबर चाहिए अपने एग्जाम में तो तुम्हें अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए सारे
मॉड्यूल को सॉल्व करना पड़ेगा, यानी मॉडल पेपर सारा देखना पड़ेगा। जबकि अभी एक वीडियो आपके पास ये देख रहे होगे और दूसरा वीडियो भी हमारे चैनल पे आ चुका है, तो वो एक बार जरूर विजिट करना। दूसरे सब्जेक्ट का जैसे साइंस, हिंदी वगैरह विजिट जरूर करना यार। एक बार तुम देखो ना, सभी आंसर को मैंने डिटेल वाइज सॉल्व किया है। हाँ, शरीर का वह भाग जो आंतरिक तंत्र में भेजा गया निर्देश पर परिवर्तित करता है, उसे क्या कहते हैं? 23 का बता दो क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बताओ। 23 क्या होगा? प्रभावकता होगा। ऑप्शन ये सेकंड हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाता है। ये सब वेरी इजी क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। ठीक है, तो देख लो तुम 24 नंबर क्या कह रहा है? कौन सा रिजल्ट ओजोन परत की क्षरण के लिए जिम्मेदार होता है या है? तो क्या होगा ओजोन के लिए कौन जिम्मेदार होता है? हमने ये पढ़ा था CFC। ठीक है, हमने जो शॉर्ट वीडियोस के अंदर यानी कि अपने जो शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चंस जब ने किए थे पहले शुरू में, वो वाले की वीडियो में ये सब क्वेश्चंस हमने सही से डिस्कस किया था एंड वही वाला क्वेश्चन से इसमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, 25 देख लो। निम्नलिखित में से कौन जल के साथ अधिक अभिक्रियाशील होता है? बता दो। अगर जल के साथ किसको मिलाएंगे जो अभिक्रिया कर लेगा? 25 बताओ। सोडियम को। अगर सोडियम के टुकड़े को अगर हम लोग मिट्टी तेल में डुबो के रखते हैं, पता है ना आपको, अगर मिट्टी तेल से बाहर निकालते हैं और वो जल के संपर्क में आ जाता है, यानी कि वायु के कण के संपर्क में आ जाता है, तो आग लग जाता है, विस्फोट हो जाता है। हमने पढ़ा है। तो इसमें क्या होगा? सोडियम होगा, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होगा। 25 हमने कवर कर लिया। 26 देख लो। यौगिक CH3 CH2 CHO का नाम बता दो। इसमें कितने कार्बन है? 26 जल्दी बताओ। हम 3 कार्बन होता है, तो एथ मीथ प्रोप। देखो, पहला कार्बन को एथ कहते हैं, दूसरा को मीथ कहते हैं, तीसरा को प्रोप कहते हैं। तो इसमें प्रोप वाला आंसर होगा, यानी कि 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दिया हमने। एंड इसमें लिखा है कि CHO यानी अल्कोहल नॉल वाला ग्रुप है, यानी अल्कोहल वाला ग्रुप नहीं है, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप है। तो इसमें हो जाएगा प्रोपेनॉल, जो कि फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह देखो 27 क्या कह रहा है? अभिक्रिया इतना और इतना को ऊर्जा में परिवर्तन दीजिए, क्या होगा? अगर इस अभिक्रिया को हम अगर सॉल्व करते हैं तो क्या होगा? देख लो तुम, अभिक्रिया हुआ है, ये है आपका ग्लूकोज को 6O2 से क्रिया कराता है, तो 6CO2 + 6H2, ये तो ग्लूकोज का है। तो इसमें क्या हो रहा है ये पूछ रहा है ना, तो उसमें छेप हो रहा है, सेकंड ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम टाइम ना वेस्ट करते हुए, क्योंकि हमारे पास बहुत कम समय है। तो देख लो तुम 28 का इस थर्ड लास्ट क्वेश्चन है शायद से। एक न्यूट्रॉन के भीतर सूचना कैसे प्रवाहित होती है? बता दो। एक न्यूट्रॉन के अंदर कैसे? ये आपको लाइन बाय लाइन आपका जो भी है इसमें वो याद रखना पड़ेगा कि उसमें कोई लॉजिक नहीं है। देखो, डेंड्राइट होता है, फिर कोशिका शरीर में जाता है, मतलब सबसे पहले यहाँ देखो तंत्रिका तंत्र से जाता है, उच्छेद तंत्र में, अजतंत्र में, अजतंत्र से शरीर तंत्र में, फिर डेंड्राइट। ये आपने एनसीईआरटी में जरूर देखा होगा। अगर आप हमसे पढ़ रहे हो तो मैं जरूर बताऊंगा इसका डेफिनेशन बाय लाइन अपने किसी और वीडियो में, तो उसके लिए इंतजार करना हमारे चैनल के साथ सब्सक्राइब करके। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 29 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि 3R है जो है कि दृढ़ीकरण उपयोग किया जाता है प्राकृतिक संसाधनों के लिए संरक्षण में मदद करेगा। यानी कि हम RRR के बारे में भी पढ़ा था अपने वो ऑब्जेक्टिव वाले वीडियोस के अंदर कि उसका पूरा नाम क्या होता है, उसका क्या काम है, ये मैंने डिटेल उसमें बताया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर 29 का फोर्थ हो जाएगा, यानी कि काम करना, पुनःचक्रण, पुनः उपयोग। RRR का मतलब होता है कम करना, यानी कि अपने उपयोग को कम करना और जितना हो सके कम उपयोग करें, पुनः चक्रण करें और पुनः उपयोग करें। RRR का मतलब होता है, मैं अभी भी बता दिया ये वाला। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है? रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज, यानी कि कम उपयोग करें, रिसाइकल करें और रीयूज करें, खराब पानी को फिर से उपयोग करें। तो ये RRR का मतलब होता है। और ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि रंध्र जो है छिद्र का खुलना और बंद होना इस पर निर्भर करता है ऑक्सीजन पे, तापमान पे, द्वार कोशिकाओं
में जल से या फिर कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता पे। बताओ क्या होगा इसका आंसर। जी हाँ, द्वार कोशिकाओं के जलरंध्र द्वार कोशिकाओं पे निर्भर करता है। इसका थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद जितने भी क्वेश्चंस है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं एंड उसका भी मैं आंसर जरूर दूंगा किसी और वीडियो में। तब तक के लिए तुम हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, और नहीं किए हो तो कर लेना। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए तो जरूर हो जाना। मिलते हैं फिर एक किसी और सब्जेक्ट के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहें यूट्यूब चैनल अपना स्टडी के साथ, और चैनल में नए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। जय हिंद, जय भारत। Peace.